जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 1807 ईस्वी वाले यानी कि ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप में 1820 में एक एडिशन किया गया था। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया था जिसमें अमेरिकियों को भी सिंध में आने के ऊपर रोक लगा दी गई थी। अब हम आते हैं ट्रीटी ऑफ 1832 के बारे में बात करते हैं। विलियम बेंटिंग जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने अमीरों के साथ एक ट्रीटी साइन करने के लिए भेजी। भेजी किसको भेजी? भेजी नहीं, भेजा। लड़कियों का उस टाइम पे यूज़ इस्तेमाल यानी उनको एजेंट पे नहीं रखा जाता इतना, या फेमिनिज़्म और फिर नारीवाद उस टाइम तक आया नहीं था। ठीक है, तो कर्नल पॉटिंगर को भेजा गया उनसे संधि करने के लिए। किनसे? अमीरों के, अमीर यानी कि सिंध के अमीरों से। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या साइन हुआ? कुछ शर्तें थी। अंग्रेज़ व्यापारी एवं यात्रियों को सिंध में आने की अनुमति देंगे और सिंध का व्यापार के लिए उपयोग किया जाएगा। किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। दूसरी चीज़, अंग्रेज़ सिंध में बसेंगे नहीं और जो भी हो, चाहे व्यापारी हो या फिर यात्री हो, दोनों को पासपोर्ट अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। टैक्स बदलना अमीरों के अंतर्गत आएगा। अगर अमीर चाहें तो टैक्स में थोड़ा बहुत बढ़ाव चढ़ाव कर सकते हैं। ठीक है, सैन्य शुल्क या फिर टोल टैक्स अंग्रेज़ों से या फिर अंग्रेज़ी व्यापारियों से नहीं वसूला जाएगा। तीसरी चीज़, कच्छ के जो लुटेरे हैं उनसे सुरक्षा की जाएगी और इस चीज़ को करने के लिए सिंध को जोधपुर के राजा के साथ मिल करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अलावा पुरानी संधियों की पुष्टि की गई। पुरानी संधियों जैसे कि इटर्नल ऑफ फ्रेंडशिप, आपको समझ में आएगी, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं आने देना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी व्यापारी या फिर कोई भी ट्रेडर्स सिंध में व्यापार नहीं करेगा, स्पेशली यूरोपियंस। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रीटी ऑफ 1832। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम मैप देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अंग्रेज़ सिंध पर कब्जा इसलिए चाहते थे क्योंकि सिंध और ये पंजाब, यही दो चीज़ें थी जो कि इन्वेडर्स को रोक के रखती थी। तो इसी की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम था कि सिंध को पहले जीतना है। अब चूंकि इस वक्त 1839 में एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, जिसके लिए वो चाहते थे कि उनसे लड़ाई ऐसी जगह की जाए ताकि वो जीतने के बाद तुरंत भारत में ना घुस पाए, जिसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों ने सिंध का उपयोग किया। उनका काम था सिर्फ सिंध का उपयोग ही करना। ठीक है, इसमें पंजाब का क्या रोल है ये हम आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान जिस तरह से बढ़ रहा था वो, अब चूँकि इस टाइम पे टीपू सुल्तान रहा नहीं, लेकिन फ्रेंच यानी कि नेपोलियन का थोड़ा बहुत दबदबा इस टाइम पर था। फिर भी अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि किसी तरह से भारत को सुरक्षित कर लिया जाए। ठीक है, अभी कोई इन्वेडर्स आक्रमण करने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में कोई करे, इससे इसी के लिए वो टाइम रहते सिंध और पंजाब के ऊपर कब्जा करके बैठना चाहते थे, ताकि अगर युद्ध हुआ भी तो पंजाब और सिंध से वो उनके साथ निपट लें और उनका जो ये भारत है, कब्जा किया हुआ भारत, वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड, पता नहीं मेरी ज़ुबान को क्या हो गया यार। तो अब 1836 ईस्वी में ये गवर्नर जनरल बन कर के आया। तो इस टाइम पे क्या था, एक तरफ तो रशिया और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान, दोनों ही चाहता था कि भारत के ऊपर आक्रमण करें और भारत को जीतें। भारत को नहीं जीते तो कम से कम पंजाब और सिंध को तो जीते ही। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अमीरों के सामने एक प्रपोज़ल रखा कि हम आपको सुरक्षा देंगे, इसके बदले में सेना रखने की अनुमति चाहिए और उसके लिए खर्च भी। अब ये चीज़ें तो हमने देख ली, अनुमति चाहिए और उसके लिए खर्च चाहिए। तो शुरू में तो पहले मना कर दिया उन्होंने कि रूस और अफगान जब आएगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, हमें कोई सुरक्षा वगैरह नहीं चाहिए और हमें कोई भी खर्च देने का कोई शौक वक नहीं है। तो
सिंध के अमीरों ने ये बात बिल्कुल भी डिक्लाइन कर दी कि यार जा ना जा, भाग यहाँ से, भूखा मत मेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ कि रणजीत सिंह जो कि उस वक्त पंजाब के राजा थे, उन्होंने ये जो, हम पीछे मैप की तरफ चलते हैं, तो ये जो इलाका था जैसे कि सिंध की ये जो बाउंड्रीज़ हैं, इसके ऊपर रणजीत सिंह ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और कुछ कुछ इलाकों को लेना शुरू कर दिया, जिसके वजह से सिंध के जो अमीर थे वो डर गए। उन्हें ये लगने लगा कि कहीं रणजीत सिंह पूरे पूरे सिंध पर कब्जा ना कर ले, जिसके वजह से 1838 ईस्वी में उन्होंने ना चाहते हुए भी संधि कर ली अंग्रेज़ों के साथ। अब उनको डराया इसलिए गया कि रणजीत सिंह, अगर तुमने हमारे साथ ट्रीटी नहीं की तो रणजीत सिंह सिंध के ऊपर आक्रमण कर लेगा और पूरा का पूरा सिंध वो रख लेगा, क्योंकि तुम इतने ताकतवर हो भी नहीं कि तुम रणजीत सिंह से लड़ पाओ। ठीक है, तो संधि ने अंग्रेज़ों को अमीर और सिख दोनों के विवाद में इंटरप्ट करने का ये परमिशन दे दिया था। अब इस संधि के अकॉर्डिंग ब्रिटिश रेजिडेंट की अनुमति सिंध में मिल चुकी थी। अब क्या हुआ कि सेना से सुसज्जित, यानी कि सेना के साथ वो सिंध में रह सकती थी, अपने आर्मी ट्रूप्स के साथ वो सिंध में स्टे कर सकती थी, और इन सारी चीज़ों का खर्चा, मैनेजमेंट, सब कुछ अमीरों को करना था, और इसके लिए वार्षिक 3 लाख रुपए देना तय किया गया था। ठीक है, 1838 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी अलायंस के तहत सिंध को अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में नहीं आया था, अभी सिर्फ सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। अगर आपको अभी तक पता नहीं कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में डिस्कस करके समझा दूंगा। ठीक है, तो 1838 में ब्रिटिश संरक्षित देश बन गया। ठीक है, यानी कि इसका कहना मतलब ये समझा ही देता हूँ यार, इसी वीडियो में समझा देता हूँ। सब्सिडरी अलायंस का मतलब यही होता है कि अगर अंग्रेज़ों ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया तो आप किसी दूसरे राज्य के साथ संबंध नहीं बना सकते, बशर्ते अंग्रेज़ जब तक ना चाहें। अंग्रेज़ चाहें तो हो सकता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिया। तो इस वक्त क्या हुआ, त्रिपक्षीय यानी ट्रिपाटाइट ट्रीटी हुई, जिसके अकॉर्डिंग ऑकलैंड ब्रिटिश गवर्नर जनरल, शुजा शाह जो कि अफगानिस्तान के राजा थे, और तीसरा रणजीत सिंह, इन तीनों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। 1839 में एक और संधि हुई जिसमें सेना का खर्च स्थल या जलमार्ग द्वारा निषेध कर दिया गया। ठीक है, इसमें सेना का खर्च भी अंग्रेज़ों को देना पड़ा, अमीरों को। दूसरा चीज़, चाहे स्थल मार्ग हो या फिर जल मार्ग द्वारा, पहले अंग्रेज़ों का आना मना था, जो कि उसको हटा करके दोबारा उसको खोल दिया गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 3 लाख रुपए वार्षिक प्रबंधन के लिए अंग्रेज़ों को देना अमीरों ने मान लिया कि चलो ठीक है 3 लाख रुपए हर साल तुम्हें दे देंगे। तीसरी चीज़, विदेशों के साथ कोई संबंध नहीं होगा जब तक कि अंग्रेज़ ना चाहें। तो ये इस तरह से था, इस तरह से ये सब चालें चली गई ताकि सिंध के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाए। अब हम देखते हैं सिंध कॉन्क्वेस्ट किस तरह से हुआ, कैसे चालें चली गई। तो एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 42 ईस्वी के बीच लड़ा गया, और ये जो एंग्लो अफगान वॉर लड़ा गया वो बेसिकली सिंध की मिट्टी पर लड़ा गया, जिसे ना तो सिंध के अमीरों ने पसंद किया और ना ही अंग्रेज़ों का सिंध पर रहना या फिर जो ट्रीटी करना, ये सब कुछ भी अमीरों को पसंद नहीं था। दूसरी तरफ इतना सब कुछ खर्च तो अमीर ही दे रहे थे, भले ही अंग्रेज़ लड़ रहा हूँ, जिसके लिए ना तो उन्हें कोई पुरस्कार दिया गया, ना ही उनको कोई क्रेडिट दिया गया, जिसकी वजह से अमीर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो अमीरों ने उस वक्त षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, और इस बात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा अंग्रेज़ों को था। अंग्रेज़ों को पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब अमीर हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो इस टाइम पे एलनबर्ग ने, जो कि गवर्नर जनरल बने, उन्होंने आउटरम को सिंध भेजा कि जाओ तुम ट्रीटी करके आओ अमीरों के साथ, यानी कि सिंध के अमीरों के साथ ट्रीटी करके आओ। अमीर द्वारा सिंधी के उल्लंघन, फिर अब कितनी बार यार कोई इंसान कितना सहेगा अंग्रेज़ों का।
तो इन्होंने भी विद्रोह करना का मतलब ठान लिया कि चलो अब हम नहीं मानेंगे। तो ये थोड़ी बात की बात होगी। तो अमीर द्वारा संधि के उल्लंघन करने पर प्रांत अंग्रेजों को सौंपना पड़ जाएगा। ये चीज़ें डराने के लिए बताई गई। आउटरम ने जाकर के अमीरों को बताई और अमीरों को इस बात से और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। इसके अलावा एक और शर्त रखी गई कि अंग्रेज़ों के जितने भी स्टीमर्स जो यार्ड्स वगैरह में चलते हैं, जो समुद्र के तरफ चलते हैं, उन सब का जो फ्यूल है, इंजन है, फॉसिल है, वो सब का खर्चा भी सिंध के अमीरों को ही भरना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, अमीर जो सिक्के छापते हैं वो भी उन्हें बंद करना पड़ेगा। और जो चौथी चीज़ थी, उत्तराधिकार के युद्ध में भी अंग्रेज़ों ने नेपियर के थ्रू इंटरप्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से जो सिंध के जो अमीर थे वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा गया था, गुस्सा हो गया था, मन तो कर रहा था 2-3 पटाखा जड़ दें। लेकिन हुआ क्या कि ये सब तो चीज़ें चलती रहीं। तो उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि अमीरों ने विद्रोह करने का सोच लिया और उसके बाद फिर शुरू हुआ युद्ध। और काफ़ी टाइम तो नहीं चला, अमीरों ने कुछ ही समय में सरेंडर कर दिया और इस तरह से सिंध कॉन्क्वेस्ट ख़त्म हुआ। अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो कि सिंध के अमीर थे उन सबको देश से बाहर निकाल दिया गया और 1843 ईस्वी में सिंध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में मिला लिया गया। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है एलनबर्ग को, ठीक है। और वो तो गवर्नर जनरल था। तो सिंध का जो गवर्नर बनाया गया वो नेपियर को बना दिया गया। तो इस तरह से सिंध कॉन्क्वेस्ट खत्म हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यही वो चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट कर दी ताकि हम और इस तरह के वीडियोज़ बनाएं। ये वीडियोज़ बनाना हो सकता है आपको काफ़ी आसान लगता हो, लेकिन ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, खैर यार छोड़ो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बस यार तुम समझो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ही है जो हमें मोटिवेट कर दे ताकि हम और इस तरह की वीडियोस बना सकें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।